जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आज आपका अपने YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके सेकंड पार्ट को लेकर के, और फर्स्ट पार्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। यहां तक आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दिए गए थे, और ये जो है आर ओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2021 का ये पेपर है, याद रखिएगा 2021 प्री का पेपर है आर ओ में, ठीक है। इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं, और ये 60 नंबर तक आपका कंप्लीट हो चुका था। इसके आगे हम आज फिर से सॉल्व करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से, और यहाँ पे आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका 61 पहला क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, आयरन। यहाँ पे सरसों के तेल में जो है, सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ाने में कौन सा तत्व जो है अत्यधिक उपयोगी है, ये बताना है। ये जो है सल्फर, सल्फर जो है सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। इसका आंसर देखिए, दिए गए विकल्पों में से सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए जो है अत्यधिक उपयोगी तत्व सल्फर है। कैल्शियम तनों के अग्रभागों में वृद्धि तथा पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है, तथा लोहा पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 62 नंबर है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, ठीक है। तो इसका मुख्य प्रदूषक क्या होता है, ये बताना है आपको। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, फिर है अगला ऑटोमोबाइल, सी ऑप्शन है तेल रिफाइनरी, और डी ऑप्शन है जो है यहाँ पे ताप विद्युत संयंत्र। इसमें से अभी आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये आपका इसमें जो है मुख्य स्रोत होता है ये सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ का, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से इसका प्रदूषक होता है। अगले बात करेंगे हम यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड मुख्य प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, यह है एक सड़े हुए अंडे की जो है इसमें गंध होती है। अगला बात करेंगे हम यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होता है, जैसे दलदलों और सीवरों में। इस प्रक्रिया को आमतौर पर अवायवीय पाचन के रूप में जाना जाता है, जो सल्फेट को कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपको मानव चिकित्सा विज्ञान जंतु विज्ञान से क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, नहीं। हाँ, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, एकदम सही। स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, गलत। लीवर में ट्राइग्लिसरॉल घटने लगता है, ये भी गलत। लीवर में ट्राइग्लिसरॉल बढ़ने लगता है, ये भी गलत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। लीवर में जो है ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे 64 नंबर। 64 नंबर है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम, या अहिंसा रेशम। जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम होता है उसे गोशामर रेशम कहते हैं हम, गोशामर रेशम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको 65। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? ये जो है अंडा, अंडा जो है अमीनो अम्लों का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला स्रोत है अंडा। अंडा में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अमीनो अम्ल में एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ध्यान रहे कि सोयाबीन दाल प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ से, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। क्या उपस्थित होता है ये बताना है आपको तुलसी के पौधे में। इसका जो है, इसमें जो है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स
जो होते हैं फिनाल एवं फ्लेवोनाइड्स, इसकी उपस्थिति के कारण जो है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है। ठीक है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनाल एवं फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑसिमम इंसेक्टम है। यह एक द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। अगला है कृषि, पशुपालन एवं डेयरी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बफेलो। यहाँ पे क्या बताना है, पशु और नस्ल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जो बफेलो का भदावरी, ये जो इसका नहीं होता है, बफेलो का भदावरी नहीं होता है। गाय का सिंधी एकदम सही है। बकरी का जमुनापारी आपने सुना होगा, ये भी सही है। सीप अर्थात भेड़ जो होते हैं थार पारकर, ये भी एकदम सही है। ये बफेलो इसका गलत आंसर हो जाएगा। जैसे भैंस की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, मुर्रा, भदावरी। यहाँ पे भदावरी है बट उसमें जो है कहीं कहीं पे भदावरी को नहीं माना गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है भदावरी ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई सारी दी हुई है, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरत, नागपुरी। गाय में कांकरेज सबसे भारी होती है, सिंधी, साहिवाल, नागौरी, जरसिंध, शंकर नस्ल, थारपाकर, गिरी, देवनी, लाल सिंधी। बकरी में जमुनापारी, अंगोरा, एम्ब्लोलुबियन, सानेन, नूरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी। भेड़ में है लोही, सर्वाधिक दूध देने वाली, कच्छी, फूका, नूरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी। थार पारकर गाय की नस्ल ना कि भेड़ की। अच्छा, यहाँ पे थार पारकर जो है गाय की नस्ल नहीं है, यहाँ पे भेड़ की नस्ल है ये। ठीक है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो गाय की नस्ल है, यहाँ पे दिया हुआ है भेड़ की नस्ल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन भेड़ की थार पारकर हो जाएगा, जो है गाय की नस्ल होती है। बफेलो जो है भारवारी की नस्ल होती है, एकदम सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। काशी लालिमा ये जो है भिंडी की फसल होती है, लेडी फिंगर जो है भिंडी, इसकी फसल होती है काशी लालिमा। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के कृषि विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है, इसलिए हरे रंग की होती है, जबकि लाल भिंडी में एंथोसाइनिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एक प्राकृतिक वर्धक पिगमेंट है। लाल भिंडी हरी भिंडी से ज्यादा पौष्टिक होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और आयरन की अधिक मात्रा होती है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो बूटी लगाने का जो कार्य है ये जो है इसमें वनस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है, फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वनस्पतिक प्रसारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ पौधों में बूटी लगाने का कार्य वनस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। यह कलम विधि का एक प्रकार है। कलम विधि का उपयोग पौधों में अलैंगिक वनस्पति जनन के लिए किया जाता है। इस विधि से कलम तैयार करने के लिए शुरुआत में शाखा को पौधे से अलग करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कलम तैयार होने के बाद शाखा को काटा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कंप्यूटर का है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये बताना। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ये तो एकदम सही है। www वर्ल्ड वाइड वेब को जो है संदर्भित करता है, ये भी सही है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को करता है, ये गलत हो जाएगा। ALU की बात करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, ये भी सही है एकदम। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, ये कंप्यूटर भी आप पढ़ के जाइएगा जरूर से जरूर। ठीक है, कंप्यूटर के प्रश्न आपको यहाँ से पूछेंगे आरो में, और 3 से 4 प्रश्न पूछता है। देखिएगा, इसमें एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, कौन सा संबंध सही नहीं है ये बताना है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स सही है,
1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, ये भी सही है। 1 गीगा बराबर 1 गीगाबाइट, 1 जीबी बराबर 1024 किलोबाइट, ये गलत हो जाएगा। 1024 मेगाबाइट होता है, ये गलत है। 1 टेराबाइट हो रहा है, 1024 गीगाबाइट, ये सही है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे आप 2 प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछे गए हैं कंप्यूटर से, याद रखिएगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्न है। देखिए, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये बताना है। इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन है F.E. क्लेमेट्स के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, यहाँ पे बताना है वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था। तो ये जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये भी सही है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये जो है 1981 में आया था। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। इसके सभी ऑप्शन मिले हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे, सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, गलत। जल में घुली ओजोन की मात्रा, ये भी गलत है। जल में घुली नाइट्रोजन, ये भी गलत। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा ही हम जल का प्रदूषण स्तर मापते हैं। यहाँ पे देखेंगे, नदी के जल के प्रदूषण का मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में से किया जाता है। यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो प्रदूषण कम होगा। इसके विपरीत यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषण अधिक होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, के माध्यम से मापा जाता है। BOD अर्थात जैविक ऑक्सीजन मांग, ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है। सबसे पहले आपको बताना है कौन सा सही, सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव। ये नहीं होगा, मैंग्रोव सागर ये तो होगा ही नहीं। मैंग्रोव सही है, मैंग्रोव सही है। फिर घास का मैदान, ये भी सही है। फिर झील, फिर लास्ट में सागर। सागर हमेशा लास्ट में आते हैं, ये इसको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी धूपगढ़ चोटी, ये बताना है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। ये जो है धूपगढ़ की जो चोटी है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान MP में स्थित है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ये सभी जो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पे, 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। मतलब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। ये जो है जनजातीय जिलों की जो संख्या है सबसे अधिक हो जाएगी नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में इसके 11 है और मेघालय में भी 11 है, ठीक है। इन दोनों ऐसे स्टेट है जहां पर इनकी संख्या 11 है। मिजोरम में जो है 8 है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड और मेघालय, A और B दोनों हो जाएगा, A एंड B दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मणिपुर में 9 है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से
एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। किसको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट मानते हैं? वो है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को जैव विविधता घाट माना जाता है। पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। जैव विविधता और स्थानिक जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिक दृष्टि से उच्च उत्पादक होते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के 4 क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा हिमालय क्षेत्र और चौथा है सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है प्रादेशिक सामान्य ज्ञान में निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ये बताना है आपको। ये हुआ था आपका 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में जो है अंग्रेजों का प्रयागराज के किले पर अधिकार हो गया था। वर्ष 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शुजाउद्दौला के पश्चात आशाफुद्दौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना था। और उल्लेखनीय है कि सआदत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? वो तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जा दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी 2.5 हाथ। उपयुक्त उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? ये है आपका आला, जो आला क्षेत्र है वहां से इसका संबंध है। आला जो है महोबा वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके बारे में बात पढ़ेंगे कि जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी 2.5 हाथ। लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विभूति आला से है। आला एवं उनके छोटे भाई उदल का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र वर्तमान में महोबा में हुआ था। ये चंदेल वंश के शासकों की सेना में सेनापति थे। इनका उल्लेख पृथ्वीराज चौहान से किए गए युद्ध के संदर्भ में कवि जगनी की एक कविता आला खंड में मिलता है। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए 11वीं सदी में चंदेलों की राजधानी महोबा पर आक्रमण किए थे। उस समय चंदेल राजा परमार्दी देव एवं आला और उदल उनके मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य के से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो इसमें बताना है कि कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गंडक नदी। गंडक नदी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, जबकि सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। गंडक नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये नेपाल हिमालय में होता है। इधर होता है ये नेपाल हिमालय में इसका जो है प्रवाह होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। भारत में गन्ने का उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, एकदम सही है ये। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे कि इसमें जो है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य ये नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 1 और 2, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। अतः दिए गए कथनों में से तीसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मेरठ की बात करें तो यहाँ पे स्थान और वर्ष यहाँ पे बताना है कि मेरठ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। मेरठ में ये हुआ था, ये बताना है आपको मेरठ में कब हुआ था। मेरठ में हुआ था ये 1946 में। 1946 में मेरठ में हुआ था। इसके बाद
कानपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो ये 1925 में हुआ था, 1925 में। और फिर इसके बाद लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ में 1916 में हुआ था, और बनारस में 1905 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B4, A3B4। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम। एटी 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान या क्षेत्र। जल विहार का मेला, जल विहार का मेला जो है कहाँ स्थित है? ये बुंदेलखंड में लगता है, एकदम सही है। ये पूछ रहा है ना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो एकदम सुमेलित है। बटेश्वर का मेला, ये भी पश्चिमांचल में लगता है, ये भी सही है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में लगता है, ये गलत हो जाएगा। बलदेव छठ का मेला जो पूर्वांचल में नहीं लगता है। सुप्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में लगता है, एकदम सही है, सुप्रताल मुजफ्फरनगर। और बलदेव छठ का मेला जो है ये फरीदाबाद, ये लगता है आपको फरीदाबाद हरियाणा में है ना, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है बलदेव छठ का मेला, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 86। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी। यहाँ पे जो है कुशीनगर, कुशीनगर आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका 87। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये बताना है। नौचंदी का मेला, इसके बाद है बावरू बाबा का मेला, फूलडोल का मेला या बटेश्वर का मेला। ये इसमें जो है नौचंदी का मेला जो है ये ऐसा मेला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, ठीक है। नौचंदी के मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो ये मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्र में लगता है। इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत सन 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। याद रखिएगा, फूलडोल राजस्थान के भीलवाड़ा में और बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है 23.7%, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 89 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? संपूर्ण क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में 1833 में कर दिया गया था। सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और यहाँ एक गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन था। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में जो सर्वोच्च है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे पहले नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे पंजाब आता है, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे पंजाब आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोल या कोयल, कोयल जो है अलीगढ़, यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है कोयल की बात करेंगे, कोयल जो है अलीगढ़ में है, एकदम सही है, ये तो सुमेलित है, कोयल अलीगढ़ में स्थित है। महोत्सव नगर की बात करेंगे, ये जो है महोबा में स्थित है, एकदम सही, ये भी महोत्सव नगर भी एकदम सही है यहाँ पे। और इसकी बात करेंगे तो महोदय श्री जो है कन्नौज में स्थित है, ये भी एकदम सही है, महोदय श्री कन्नौज में भी स्थित है। और जेजाग भुक्ति जो है कौशाम्बी में ना स्थित होकर के ये जो है कौशाम्बी, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, बुंदेलखंड में स्थित है जेजाग भुक्ति, याद रखिएगा। यहाँ पे कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 92 नंबर है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे वो थे आपके
राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह ने जो है बनारस में का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780 से 81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विरोध कर दिया। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया, जिससे 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर में के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी में हुआ था। 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी में हुआ था, एकदम सही है। और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये भी सही है। ये मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है। इसके दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड 1 एंड 2। इसके दोनों जो है सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। 94 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ये जो है नजीबाबाद, पुरजा, निजामाबाद, कासगंज। ये निजामाबाद से स्थित है। निजामाबाद आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में। वो वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अर्थात ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकृत किया गया है। याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो ब्लैक पॉटरी के लिए आजमगढ़ को दिया गया है। आजमगढ़ में कहा? निजामाबाद को। अगला है, खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में जो भौगोलिक संकेतक के रूप में प्राप्त, और यह मान्यता उस उत्पाद को 10 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारियों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर समझौते के तहत किया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू बोल रहे हैं हम, जिससे कि आप सभी लोगों को इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। और जरूरी नहीं कि बीच बीच में बात करें और आप लोगों से बातें करें तभी अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दिसंबर खत्म होने वाला है और मुश्किल से आपके पास 40 से 45 दिन ही बचे हैं। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है इसका डिटेल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाता है प्रीवियस ईयर से तो डायरेक्ट नहीं रखेगा, वो उस क्वेश्चन के अंदर से वैसा ही क्वेश्चन सेम बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपका क्वेश्चन गलत था, इसलिए जो आपको याद रखना है। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यह बताना है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मित प्राप्त हुए हैं। एकदम सही है। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि, अन्न, जौ और धान है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कृषि और अन्न जो है इसमें नहीं है। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, केवल ओनली 1 इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे 9000 से 8000 ईसा पूर्व, जो वैश्विक रूप से प्राचीनतम है। इससे पहले कृषि के प्राचीनतम प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मेहरगढ़ में गेहूं और जौ प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न माना जाता है। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? ये बताना है आपको। पहली केबल कार किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? ये जो है मिर्जापुर जनपद में जो है शुरू हुई थी। मिर्जापुर जनपद में केबल कार जो सेवा जो है प्रारंभ की गई है। और ये कब हुई थी? तो ये जो है 2 अगस्त 2021। याद रखिएगा, ये जो है आपके 2 अगस्त 2021 को अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे फोल्क सॉन्ग, लोकगीत बताना है। कहाँ, कौन सा लोकगीत कहाँ का है? तो चैती की बात करेंगे। चैती आपका है एक मौसमी गीत। चैती कैसा गीत है? ये एक प्रकार का मौसमी गीत होता है। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मौसमी गीत।
फिर यहाँ पे देखेंगे हम कजरी। कजरी कैसा गीत है? तो कजरी एक प्रकार का विवाह और मौसमी गीत ये भी है, ठीक है। ये तीसरा नंबर हो जाएगा। रसिया। रसिया जो है एक प्रकार का ऐसा गीत है, तो ये जो है ब्रज का लोकगीत है, ब्रज का लोकगीत। सोहर की बात करेंगे तो ये संस्कार, जब कोई संस्कार होता है तो उस टाइम पे सोहर करते हैं। तो A4 और B3, A4 B3 पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे दिए हुए चैती मौसमी, कजरी विवाह, रशिया ब्रज का लोकगीत और सोहर संस्कार गीत। अब यहाँ पे तर्क शक्ति प्रशिक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे तर्क शक्ति परीक्षण में जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिन्हें करवाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से स्किप करेंगे, कुछ रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। ये भी विद्युत जिस प्रकार, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा आपको समझाने में, ठीक है। अब यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं, ये बताना है आपको। इसमें जो है कुल कितने महाजनपद है? तो प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और यह बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। कौन कौन से 8 है बता देते हैं। काशी में, वर्तमान वाराणसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र, कौशल, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सूरसेन, ये 8 यहाँ पे महाजनपद स्थित हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे सभी शायद रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं अभी स्टार्ट। यहाँ पे ये भी रीजनिंग के प्रश्न आप देख सकते हैं। हम रीजनिंग के प्रश्नों को स्किप करेंगे, ठीक है। इधर देखेंगे अभी रीजनिंग के प्रश्न जहां तक आएंगे हम स्किप करेंगे इन्हें। इस पेज में भी रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं, शायद यहाँ से खत्म है, ठीक है। अब यहाँ से समसमायिक स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? तो ये जो है तिरुपति को यहाँ पे विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 112 नंबर। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया था? ये जो है फणीश्वर में, फणीधर में जो है शुरू किया था। अगला प्रश्न है सबरी संकल्प अभियान। ये जो है करंट के क्वेश्चन है, इसलिए इनमें टाइम नहीं देंगे, इन्हें फटाफट कर देंगे। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो सबरी संकल्प जो अभियान है इसका संबंध है आपका राष्ट्रीय पोषण अभियान से। सबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है ये राष्ट्रीय पोषण अभियान से है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 114 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार कर रहे हैं। कलरीपायट्टू, हांगटा, मलखंभ और गतका उपरोक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको, ठीक है। ये जो है कलारीपट्टू, हांगटा, मलखंभ और गतका, ये जो है चारों जितने भी हैं सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की? ये जो है ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ करने वाले थे वो थे आपके दिल्ली। दिल्ली ने जो है ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 116 नंबर क्वेश्चन है। 116 नंबर क्वेश्चन में है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? तो वो है जो है आगरा इसमें शामिल नहीं है, जबकि पुरी, गया, वारंगल ये सभी शामिल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 117 नंबर। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, विकलांगों की जो है कल्याण करना और उनकी वृद्धि करना। अगला प्रश्न है 118। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? वो है आपका नागालैंड, वन धन राज्य। अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर है, देखिएगा 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। ये किससे संबंधित था?
न्याय आपके द्वार, इससे संबंधित है एक पहल। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता थे? अब्राहम के समझौता के हस्ताक्षर जिन्होंने किया था वो थे इजराइल, यूएई और बहरीन। इजराइल, यूएई और बहरीन, इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 121 नंबर, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एचडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में से सम्मिलित नहीं था? वो थे आपके पंजाब। पंजाब यहाँ पे सम्मिलित नहीं थे, जबकि सिक्किम, उत्तराखंड और गोवा यहाँ पे सम्मिलित थे। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम 122 नंबर, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो रेल कहाँ बनाया जा रहा है? जो पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये आपको नासिक में बनाया जा रहा है, नासिक। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पे विविध के क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो है आपका पेरू, लीमा में स्थित है। लीमा, अंतरराष्ट्रीय की बात किया गया है ना, तो अंतरराष्ट्रीय जो है लीमा पेरू में स्थित है और जिसकी राजधानी लीमा है, जबकि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर राष्ट्रीय बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी, शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है आपको, और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें, ये आपका जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सेंटर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? तो कौशल विकास से जो योजनाएं हैं वो संबंधित है, ये बताना है। तो इसका जो है स्टेराइड की बात करेंगे, ये जो है स्ट्राइब, संकल्प और श्रेयस। तो कौन कौन से इसमें सम्मिलित है? तो स्ट्राइब सम्मिलित है, संकल्प सम्मिलित है और श्रेयस सम्मिलित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है यहाँ पे 125 नंबर, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये जो है जर्मन वाच, तो जर्मन वाच संगठन है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपको, RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? बिमल जालान की जो पुस्तक है उसका नाम है द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी, ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की पुस्तक द इंडिया स्टोरी जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई इनकी पुस्तक द इंडिया स्टोरी। अगला प्रश्न आपका 127 नंबर, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये जो है 2005 में पारित हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न आपको, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये जो है शरद, ग्रीष्म, बसंत या वर्षा। तो सबसे पहले कौन सा इसमें शुरू होता है? सबसे पहले इसमें ग्रीष्म शुरू होती है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, जो है यहाँ पे ग्रीष्म शुरू होगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होती है हमारी सबसे पहले यहाँ पे बसंत ऋतु से मौसम स्टार्ट होता है हमारा। सबसे पहले आएगा बसंत, पहले नंबर पे बसंत आएगा, फिर आएगा ग्रीष्म। ठीक है, इसके बाद आता है, आप सभी को पता है, वर्षा आती है इसके बाद, और बाद लास्ट में यहाँ पे आता है शरद ऋतु। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय कैलेंडर या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भारत में उपयोग किया जाने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। इसके अनुसार प्रश्न में दिए गए ऋतुओं का सही काल होगा बसंत, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद। भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। ठीक है, और इसका पहला जो माह होता है वो फाल्गुन से शुरू होता है, चैत्र इसका पहला माह होता है और फाल्गुन इसका अंतिम माह होता है। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? ये जो है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह जो है इसके संबंधित है, जिबूती आचार संहिता। अगला प्रश्न है आपका, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है?
तो इसके जो लेखक है वो है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह लेखक, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है ये सुमेलित करना है। चुकंदर, चुकंदर की बात करेंगे तो चुकंदर का संबंध किससे है ये बताना है। चुकंदर है, शहद है, कपास है और दूध है। इन सभी को कैसे कैसे मिलाना है ये बताएंगे हम। चुकंदर का संबंध है चीनी से, चुकंदर का संबंध चीनी से। अच्छा, ये पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे जो है सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर तो सही है, यहाँ पे चीनी से है। शहद, शहद का जो संबंध है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज से सही है, एकदम सही है, ये दोनों सही है। कपास, कपास की बात करेंगे तो ये सेलुलोज है, एकदम सही है। और दुग्ध, दुग्ध जो है लैक्टोज से संबंधित है, ये भी सही है। यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो ये जो है सभी सब जो है सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत शहरी वेधशाला, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये जो है भारत शहरी वेधशाला नई दिल्ली में स्थित है। भारत शहरी वेधशाला आपकी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 133 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ फल है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो सभी को पता है ये है बिहार। बिहार का मुजफ्फरपुर जो है लीची के लिए फेमस है। नारियल की बात करेंगे तो ये जो है केरला में सबसे ज्यादा नारियल होता है। सेब जम्मू कश्मीर। A4B3 पहला ही ऑप्शन इसका, सॉरी A4B3 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे 134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्रेड इंडेक्स से संबंधित है। ब्रेड इंडेक्स से संबंधित है कच्चे तेल की कीमतें, इसी को हम ब्रेड इंडेक्स कहते हैं। अगला है 135 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। डेनिश, डेनिश जो है डेनमार्क, ये तो सुमेलित है। डच नीदरलैंड ये भी सही है। मंदारिन चीन ये भी सही है। भाषा, भाषा जो है गलत है। भाषा की जो भाषा है वो है ये थाईलैंड की जो भाषा है इसकी ये थाई भाषा है। ठीक है, थाई भाषा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे 136 नंबर हम देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, दा विंसी और वर्टियस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है। वीनस, शुक्र से संबंधित है। अगला प्रश्न आपको, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है। तो मिताली एक्सप्रेस जो है ये आपके ढाका न्यू जलपाईगुड़ी से संबंधित, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। अगला प्रश्न आपका 138 नंबर, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भांड पाथर ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 139, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये जो है प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, जबकि वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर एकदम सही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है ये सौर ऊर्जा संबंधित है, ये तीनों जो है सही। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति ये गलत हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, इस संस्तुति, और अगला है जिला ग्राम विकास अभिकरण, सॉरी यहाँ पे छूट गया, इनिशिएशन ऑफ की विलेज स्कीम, की विलेज स्कीम की शुरुआत KVS। जिला ग्राम विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर स्थापना। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे जो है ये आएगा अगस्त 1952, अगस्त 1952 में आता है सबसे पहले
ये की विलेज स्कीम अगस्त 1952 में है, अगस्त 1952 में आएगा। इसके बाद आता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू होता है, ठीक है। फिर होता है आपका नवंबर 1957 में होता है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ये होता है अप्रैल 1999। सबसे लास्ट में 4th आएगा और सबसे पहले आता है प्रजातांत्रिक विकल्प, यहाँ पे सबसे पहले आता है ये विलेज स्कीम की शुरुआत। तीसरा सबसे पहले होगा यहाँ पे, तीसरा सबसे पहले और चौथा लास्ट में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका ई विलेज स्कीम, पूंजी ग्राम योजना अगस्त 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति नवंबर 1957, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अप्रैल 1999। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं और आपका जो है 2021 का पेपर पूरी तरीके से हमने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। ये प्री का पेपर था, इसमें 140 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। और इतने ही क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। 140 प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में जो जीएस के प्रश्न होंगे, और इसमें कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 5 to 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग रीजनिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह मैं अभी सभी जितने भी अभी तक आरओ के पेपर हो के सभी पेपर करवाऊंगा, क्योंकि पुराने पेपर से नए नए क्वेश्चन बनाने की जो टेक्निक है वो सबसे ज्यादा, कई बार एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और कई बार आपको पुराने क्वेश्चन से नया क्वेश्चन भी बना देते हैं और आपको लगता है कि ये नया क्वेश्चन, तो ऐसे भी कई बार हो चुका है। उम्मीद है आज सभी को हमारी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोबारा से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।